नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BMA पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे पोषक तत्व के अगले सीरीज में। इसके पहले हम 4 पोषक तत्व को कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो ज़रूर देखें। आज इसमें हम देखेंगे विटामिन क्या होता है तथा विटामिन के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन शब्द 1912 में सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था तथा जीवन के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक तत्व होने के कारण ही इसका नाम बीटा प्लस आमीन दिया गया है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तथा बेरी तत्व नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही इसको विटामिन नाम दिया गया है। ये जो विटामिन होते हैं विभिन्न कार्बनिक के यौगिकों से निर्मित होते हैं तथा बहुत सारे कार्बनिकों से मिलकर के बनते हैं, और इसकी कमी से आहार में जब इसकी कमी होती है तो हीनताजनिक रोग हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी भोजन में उपस्थिति बहुत कम मात्रा में ही परंतु शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। ये शरीर के नियामक की भांति कार्य करते हैं तथा शरीर की उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाले तत्व हैं। यदि ये तत्व भोजन में ना मिले तो विभिन्न हीनता जनित रोग हो जाता है। ये एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है। इसमें जितने भी प्रकार के विटामिन होते हैं सब में अलग अलग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इनकी उपस्थिति अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में बहुत कम ही होती है, लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे शरीर को क्या करते हैं, रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं। इसके गुण के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। विटामिन प्राणी तथा वनस्पति दोनों में पाए जाते हैं। मुख्यतः ये वनस्पति से ही प्राप्त किए जाते हैं। इनकी दैनिक आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन ऐसी स्थितियां जैसे गर्भावस्था, दुग्ध का स्रावण तथा धात्रीवस्था, बाल्यावस्था, जिनमें चयापचय की क्रियाएं तेज गति से होती हैं, विटामिन की उसमें दैनिक आवश्यकताएं अधिक हो जाती हैं। कुछ विटामिन जैसे विलेय विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन C को छोड़कर इनका शरीर में संग्रह नहीं होता है। ये शक्तिशाली कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा कुछ विटामिन जैसे A तथा D का शरीर में संश्लेषण होता है। यह जीवन के लिए अति आवश्यक पदार्थ है। ये नॉन एंटीजेनिक होते हैं। कुछ विटामिन पानी में तथा कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। इन्हें कृत्रिम विधि से संश्लेषित भी किया जा सकता है और इनकी कमी से कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे विटामिन के वर्गीकरण में। अगर मुख्य रूप से विटामिन देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। वैसे तो आपने सुना होगा कि विटामिन 6 प्रकार का होता है, लेकिन उससे भी पहले यह 2 प्रकार का होता है, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन दूसरे होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन दूसरे होते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं केवल वो 2 विटामिन होते हैं, एक विटामिन B और दूसरा विटामिन C। वसा में घुलनशील विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। जैसा कि वसा वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। अगर वसा की कमी होती है तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनकी भी कमी हो जाती है। तो आइए विस्तार में देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन केवल विटामिन B और विटामिन C होते हैं। विटामिन B को विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन B के जल में घुलनशील विटामिन के बारे में देखेंगे। जल में घुलनशील होने के कारण आवश्यकता से अधिक शरीर में पहुंचने पर जल के साथ या घुलित अवस्था में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, अतः इनकी अधिकता के प्रभाव से दुष्प्रभाव नहीं होता है। इस वर्ग के अंतर्गत B व C आते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उनको हमें डेली अपने पोषक तत्वों में लेना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। अगर डेली हम नहीं लेंगे तो इनकी कमी हमारे शरीर में देखी जाती है, क्योंकि यह जल के साथ क्या हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स। विटामिन B को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह एक विटामिन न होकर कई विटामिनों का समूह होता है तथा कई विटामिनों से मिलकर के बना होता है।
विटामिन बी एक पदार्थ ना होकर अनेक यौगिकों का समूह है, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले विटामिन इस प्रकार हैं, इतने विटामिन इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हम देखेंगे थोड़ा सा, विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नाइसिन या निकोटिनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, उसके बाद विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, उसके बाद है कोलिन, इनासीटोल, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जिसको शॉर्ट फॉर्म में पाबा भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें कि लास्ट विटामिन है विटामिन B12 जिसको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। तो इस तरीके से जो विटामिन बी होता है इसीलिए कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे विटामिन मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद आते हैं जल में घुलनशील विटामिन, और कौन से होते हैं? विटामिन सी। अब थोड़ा सा देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी को छोड़ करके जितने भी विटामिन होते हैं वो 4 प्रकार के किसमें घुलित होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। इस वर्ग के कुछ विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, परंतु यह मात्रा शरीर की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त नहीं रहती है, अतः भोजन द्वारा इनकी भी पूर्ति करनी पड़ती है। यह विटामिन जल में घुलनशील नहीं होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। आवश्यकता से अधिक मात्रा संचित हो जाती है तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इनकी कमी व अधिकता दोनों ही स्थितियाँ दुखदायी होती है। जैसा कि जो जल में घुलनशील विटामिन था वो स्टोर नहीं होता था क्योंकि जल के साथ बाहर निकल जाता था, लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जितने भी वसा से संबंधित पोषक तत्व हम लेंगे सभी में वसा में घुलनशील विटामिन होगा, और वसा के साथ साथ ये हमारे शरीर में जाकर के स्टोर होते हैं। तो स्टोर होते हैं, अगर इसकी जरा सी मात्रा ज़्यादा हुई तो वह हमारे लिए हानिकारक होती है, बीमारियां पैदा करते हैं, और ये आवश्यकता से कम हुई तो भी उस स्थिति में भी यह हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन में क्या अंतर देखा जाता है? यह वसा में घुलनशील होंगे तो यह जल में घुलनशील होंगे। यह विटामिन शरीर में आवश्यकता से अधिक पहुंचने पर वहीं संग्रहित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और ये स्टोर नहीं होते हैं, ये पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये विटामिन उत्सर्जित नहीं हो पाते तथा ये घुलित अवस्था में उत्सर्जित हो जाते हैं। हीनता जनित प्रभाव धीरे धीरे दृष्टिगोचर होते हैं। इसकी कमी से प्रभाव धीरे धीरे देखने को मिलते हैं, और इसके प्रभाव दृष्टिगोचर, हीनता के प्रभाव तीव्रता से दृष्टिगोचर होते हैं। क्यों तीव्रता से होते हैं? क्योंकि स्टोर तो होता नहीं है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जब हम 2-4 दिन इसको नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से इसकी कमी देखी जाती है। और वसा की क्या बात है, ये स्टोर हुआ रहता है, हम इसको कुछ दिन नहीं भी खाएंगे तो जमा हुआ वसा हमें मिल जाएगा। अब आगे हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में जल में घुलनशील विटामिन, जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो एक एक विटामिन के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। सबसे पहले विटामिन क्या है? विटामिन B1 जिसको थायमिन कहा जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। थायमिन विटामिन की खोज बेरी रोग के उपचार ढूंढते समय हुई थी, और सन 1926 में डोनथ व जैनसन ने चावल की ऊपरी परत में से विटामिन को पृथक किया था, जिसको बेरी रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया था। गंधक की उपस्थिति के कारण ही इसका नाम थायमिन रखा गया। सन 1936 में विलियम्स ने प्रयोगशाला में विटामिन B1 को संश्लेषित किया। अगर इसकी बात की जाए, विटामिन बी की कमी से तो बेरी नामक रोग होते हैं, लेकिन विटामिन बी जो होता है इतने प्रकार का होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अगर अलग अलग तरीके से देखा जाए तो इसके जितने भी प्रकार होते हैं सबके अलग अलग बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बेरी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। थोड़ा सा इसका गुण देखेंगे। यह रंगहीन रवेदार पदार्थ होता है। यह विटामिन जल में घुलनशील है, अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है तथा ताप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका स्वाद नमकीन तथा गंध ईस्ट के समान होता है। इसके कार्य के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। यह विटामिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। कार्बोज से ऊर्जा का निर्माण होते समय मध्यवर्ती पदार्थ पाइरुविक एसिड बनाता है,
यह पायरुविक एसिड को एसीटेट में परिवर्तित कर देता है तथा आगे की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। उसके बाद पाचन संस्थान की मांसपेशियों की गति को सामान्य रखता है तथा तंत्रिका तंत्र की भली भांति कार्य में इसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। थोड़ा सा इसके प्राप्ति के साधन के बारे में हम देखें तो अंकुरित अनाज व दाल, खमीर व सूखे मेवे थायमिन प्राप्ति के अच्छे स्रोत होते हैं। मांस, मछली, अंडा, दूध व दूध से बने पदार्थों में भी यह विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। अंकुरित अनाज और जो रोटी हम बनाते हैं, जो चोकर हम बाहर निकाल देते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, चोकर को चाल करके हम बाहर फेंक देते हैं या बाहर निकाल देते हैं और हम मैदे वाला जो आटा होता है उसका प्रयोग करते हैं, जो कि पाचन में दिक्कत करता है। अब इसकी कमी से थोड़ा सा रोग देखेंगे। थायमिन या विटामिन B1 की कमी से मनुष्य में बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, बेरी के लक्षण देखेंगे थोड़ा सा। भूख कम हो जाती है, कमजोरी महसूस होती है, सूजन आ जाती है शरीर में, वृद्धि व विकास रुक जाता है, हृदय का आकार बढ़ जाता है या धड़कन तेज हो जाती है। नाड़ी संस्थान के प्रभावित होने से मस्तिष्क पर भी कुप्रभाव पड़ता है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। आर्द्र बेरी, इसमें शरीर सूजन आ जाता है, पैर, मुंह तथा गर्दन पर भी सूजन आ जाता है, नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है, सांस लेने में कष्ट होता है तथा बीपी बढ़ जाती है। शुष्क बेरी में देखेंगे तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होते हैं तथा मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा चलने में कष्ट होता है। उसके बाद देखेंगे बाल बेरी, जो कि बच्चों में होता है। यह रोग बच्चों में होता है तथा इसे बाल बेरी कहा जाता है। उपचार में क्या देखेंगे, आहार में विटामिन B कॉम्प्लेक्स की मात्रा बढ़ाने से रोग की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। दैनिक प्रस्तावित मात्रा देखेंगे। WHO के अनुसार 1000 कैलोरी हेतु 4 मिलीग्राम थायमिन की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि विटामिन B1 के बारे में हमने इतनी जानकारी दी। विटामिन B1 क्या होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। उसके बाद हम देखेंगे अगली विटामिन। अब हम देखते हैं विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। विटामिन B की खोज के समय माना जाता है कि बेरी रोग को दूर करने वाला एक ही विटामिन होगा, परंतु बाद में बेरी को दूर करने वाले एक ही नहीं वरन 2 विटामिन होते हैं। एक ताप के प्रति अस्थिर, जो बेरी को वास्तव में दूर करता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसके गुण देखेंगे। यह विटामिन स्वाद में कशैला, नारंगी पीले रंग का, गंधहीन, सुई के आकार का तथा क्रिस्टल वाला यौगिक होता है। यह सूर्य के किरणों व प्रकाश के प्रभाव में शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसके बाद अम्ल व ताप के प्रति स्थिर परंतु क्षारीय प्रभाव में ही नष्ट हो जाता है। इसका हमारे शरीर में कार्य क्या होता है, क्या कार्य करता है। जिस प्रकार थायमिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में भाग लेता है, उसी प्रकार राइबोफ्लेविन प्रोटीन, कार्बोज व वसा के चयापचय में सहायक होता है। राइबोफ्लेविन नाइसिन निर्माण में भी सहायक होता है तथा आँख की रेटिना परत में स्वतंत्र रूप से राइबोफ्लेविन पाया जाता है, जो प्रकाश क्रिया करके आँख की नाड़ी को उत्तेजना प्रदान करता है तथा राइबोफ्लेविन की कमी से शरीर में वृद्धि रुक जाती है। अशांत स्वभाव व आयु में कमी भी आदि रूप परिलक्षित होने लगते हैं। इसका प्राप्ति का साधन देखेंगे। ईस्ट वही जो खमीर होता है। मांस, मछली, दूध व अनाजों में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। यह जंतुओं के यकृत में सर्वाधिक पाया जाता है। रोग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसकी कमी से राइबोफ्लेविन की हीनता राइबोफ्लेविनोसिस कहा जाता है। राइबोफ्लेविन के अभाव में शरीर में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे इसकी कमी से ओंठों के किनारे की त्वचा फटने लगती है। इस रोग को चिलोसिस कहा जाता है तथा मुंह में छाले व घाव हो जाते हैं। उसके बाद जीभ व ओष्ठ बैंगनी रंग का हो जाता है। नाक के कोनों, कानों में दाने व दरारें पड़ जाते हैं तथा प्रौढ़ पुरुष के वृषण की थैली की त्वचा में भी दरारें पड़ जाती हैं। इसकी कमी से आंखें प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। आंखों में जलन, खुजली, पानी आना तथा कड़कड़ाहट आदि लक्षण आदि दिखाई देते हैं।
दैनिक मात्रा इसकी क्या देखेंगे, राइबोफ्लेविन कार्बोज वसा व प्रोटीन चयापचय में सहायक होता है। इसकी आवश्यकता भी ऊर्जा की मात्रा में निर्धारित होती है। 1000 कैलोरी हो तो 55 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन सामान्यतः आवश्यकता होती है। अगला हम देखेंगे नाइसिन या निकोटिनिक एसिड, जो कि विटामिन B3 होता है। इसे निकोटिनिक एसिड या निकोटिनोमाइड या नियासिनमाइड आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इस विटामिन की खोज पेलाग्रा रोग के कारण खोजते समय हुई थी। गुड़ के बारे में देखेंगे। यह सफ़ेद सुई के आकार के क्रिस्टल वाला पदार्थ है। पानी में घुलनशील होता है, स्वाद कशैला होता है तथा अम्ल, क्षार व ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राप्ति के साधन में क्या है, अनाज, दाल व सूखे मेवों में यह पाया जाता है। मूंगफली में यह बहुतायत में मिलता है। जंतुओं में सूखा खमीर इसकी प्राप्ति का अनुपम स्रोत है। मांस व मछली में भी यह पाया जाता है। कार्य के बारे में देखें थोड़ा सा। नाइसिन त्वचा, पाचन संस्थान तथा नाड़ी संस्थान की सामान्य क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। यह 2 एंजाइम को NAD का निर्माण करती है। यह विटामिन शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण व वसा के विखंडन के फलस्वरूप बने फैटी अम्ल व ग्लिसरॉल के पुनः संगठन में भाग लेता है। शरीर में इसकी उपस्थिति पेलाग्रा से बचाव करती है। रोग देखेंगे, इसकी कमी से क्या रोग होता है। नाइसिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसके निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे व्यक्ति में थकावट, शरीर में दर्द, भूख कम लगना आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। भोजन को खाने व निगलने में भी व्यक्ति परेशानी का अनुभव करता है। शरीर में रक्तहीनता की स्थिति आ जाती है, मतलब रक्ताल्पता की कमी होने लगती है, रक्त की कमी। उसके बाद बेहोशी व डिलेरियम की स्थिति आ जाती है। रोग की तीव्रता में मृत्यु तक हो जाती है। इसको 4D कहा जाता है, 4DS कहा जाता है, जैसे डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशन, मृत्यु या डेथ, इसीलिए इसको 4DS कहा जाता है। इसकी मात्रा क्या है, 6.6 मिलीग्राम 1000 कैलोरी होती है इसकी दैनिक आवश्यकता। अब देखेंगे विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन, इसे रेड एंटीडर्मिस फैक्टर भी कहा जाता है। इस विटामिन का सक्रिय रूप पायरिडॉक्सिन फास्फेट होता है। आगे देखेंगे, इसकी कमी शरीर में प्रायः कम ही रहती है। यह सफ़ेद, स्वाद में कशैला व क्रिस्टलीय विटामिन है। पानी में घुलनशील होता है, ताप व सूर्य की किरणों में नष्ट हो जाता है। कार्य क्या होते हैं इसके, शरीर में कोएंजाइम की भांति कार्य करने वाला विटामिन है। नाड़ी संस्थान व लाल रक्त कणिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को नाइसिन में परिवर्तित करता है। प्राप्ति के साधन क्या है, सूखी खमीर, गेहूं के बीजांकुर, मांस, यकृत, दालें, सोयाबीन, मूंगफली, अंडा, दूध, दही, सलाद के पत्ते, पालक आदि प्रमुख स्रोत होते हैं। रोग देखेंगे क्या होते हैं। इस विटामिन की न्यूनता से अनिद्रा, भूख में कमी, वमन होना, डर्मेटाइटिस आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। बच्चों की वृद्धि तक रुक जाती है। शिशु अवस्था में पेशीय झटके व आपेक्ष भी आ जाते हैं। दैनिक मात्रा क्या है, दैनिक मात्रा देखेंगे, प्रतिदिन भोजन द्वारा 1.5 से 2 मिलीग्राम पायरिडॉक्सिन की मात्रा लेनी चाहिए या लेनी आवश्यक होती है। उसके बाद हम देखेंगे पेंटोथेनिक एसिड, जिसको विटामिन B5 कहा जाता है। इसे एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर भी कहा जाता है। 1933 में विलियम्स के साथियों द्वारा इस विटामिन को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया गया था। प्राणी पोषण में इस विटामिन की उपयोगिता ज्यूक्स तथा वुली द्वारा स्थापित की गई थी। पेंटोथेनिक एसिड ग्रीक भाषा के शब्द पेंटोथिन से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वव्यापी, जो कि हर जगह पाया जाता है। यह विटामिन प्रकृति में अधिकतर वनस्पति एवं प्राणी जगत में उपस्थित रहता है। यह भी पानी में विलेय, सफ़ेद, गंधहीन, हल्का कशैला स्वाद का होता है। अम्ल, क्षार व ताप की क्रिया से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। कार्य देखेंगे, बच्चों की शारीरिक वृद्धि में सहायक। यह विटामिन भी कोएंजाइम की भांति कार्य करता है। शरीर में कार्बोज, प्रोटीन तथा वसा चयापचय की क्रियाओं में सहायता करता है।
प्राप्ति के साधन में देखेंगे सूखे खमीर, यकृत, चावल की ऊपरी परत, गेहूं का छिलका तथा अंडे के पीले भाग, दूध, शकरकंद में मुख्य रूप से पाया जाता है। न्यूनता से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, इसके अभाव में बच्चों की भूख घट जाती है, जी मिचलाना, अपच, पेट में दर्द, बाह व टांगों में दर्द की शिकायत रहती है तथा मानसिक तनाव आदि लक्षण भी दिखाई देते हैं। दैनिक मात्रा की बात करें तो भोजन आदि द्वारा 10 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। बायोटिन के बारे में देखेंगे, जिसको विटामिन बी सेवन कहा जाता है। इसे विटामिन एच भी कहते हैं। 1916 में बेटमैन ने बताया कि कच्चे अंडे में एक क्षारीय प्रोटीन एविडीन होता है जो बायोटिन को नष्ट कर देता है, लेकिन पके अंडे में ऐसा नहीं होता है। अतः पके अंडे खिलाने पर अंडे की सफ़ेदी का रोग नहीं होता है। कार्य में देखेंगे क्या कार्य करता है। यूरिया निर्माण में, पिरिमिडीन के संश्लेषण में, वसीय मात्रा के संश्लेषण में आदि सहायक होता है। यह मुख्यतः त्वचा को स्वस्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह कोशिकाओं के स्वास्थ्य व निर्माण कार्य में भी सहायता करता है। प्राप्ति के साधन में देखेंगे दालें, नट्स, खमीर आदि में पाया जाता है। यकृत, अंडा, मांस, मूंगफली, सोयाबीन आदि इसके प्रमुख साधन होते हैं। कमी से रोग देखेंगे, इस विटामिन की कमी बाहों व टांगों में डर्मेटाइटिस के समान लक्षण ही उत्पन्न करते हैं। सांस लेने में परेशानी, मानसिक तनाव व एनीमिया आदि लक्षण भी दिखाई देते हैं। दैनिक मात्रा क्या देखेंगे, सामान्य दैनिक आवश्यकता 150 से 300 माइक्रोग्राम होता है। फोलिक एसिड देखेंगे, जो कि विटामिन B9 होता है। फोलिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फोलियम से हुई है, जिसका अर्थ होता है पत्ता। यह विटामिन सबसे पहले पालक के पत्तों में से निकाला गया है। इसे अन्य नामों जैसे विटामिन M, विटामिन BC, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टीज, आर फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। कार्य देखेंगे इस विटामिन का, कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाने वाला न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। लाल और श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी योगदान देता है। प्राप्ति के साधन में देखेंगे खमीर, गेहूं व चावल की ऊपरी परत, दाल, हरी पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है। कमी से रोग, फोलिक एसिड की कमी से बाल्यावस्था या गर्भावस्था में एनीमिया हो जाता है। इसका जो मुख्य बीमारी होती है खून की कमी, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ब्लड का निर्माण करना। अगला है दैनिक प्रस्तावित मात्रा। इसकी दैनिक प्रस्तावित मात्रा 0.1 से 0.2 मिलीग्राम तक आवश्यक होती है। इस तरीके से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे विटामिन सी। ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब विटामिन सी के बारे में हम देखेंगे। स्कर्वी नामक रोग के कारण व उपचार ढूंढने के फलस्वरूप ही विटामिन सी का आविष्कार हुआ था, क्योंकि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक। और स्कर्वी के लक्षण क्या होते हैं, मसूड़ों में सूजन आना, मसूड़ों से खून आना आदि। नींबू व अन्य इसी प्रकार के फलों से विटामिन सी के क्रिस्टल अलग किए गए थे। स्कर्वी रोग को दूर करने के कारण इस विटामिन का नाम एस्कॉर्बिक एसिड पड़ा। इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। संगठन में देखेंगे यह मोनोसेक्राइड के समान ही होता है। प्रकृति में यह यल रूप में मिलता है तथा सक्रिय होता है। इसके गुण के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय पानी में घुलनशील विटामिन है। क्षार व ताप द्वारा नष्ट हो जाते हैं। यह अति तीव्रता से ऑक्सीकृत होता है। अवकारक की भांति कार्य करता है। इसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं रहता, फिर भी इसे अम्ल कहते हैं, क्योंकि इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्ल होता है। मानव शरीर में इसका कार्य देखेंगे क्या कार्य होता है। विटामिन सी मानव शरीर में निम्न महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह दांत, अस्थियों व रक्त वाहिनियों की दीवार को स्वस्थ बनाता है। घाव को भरने में सहायता करता है। यह लोहे के फेरिक को फेरस आयरन में बदल देता है, जिससे यह आंत में शीघ्रता से शोषित हो सके। बच्चों में इस विटामिन की कमी से छाती में दर्द रहता है तथा सांस लेने में परेशानी होती है। विभिन्न रोगों से निरोधक क्षमता बढ़ता है। एड्रीनल ग्रंथि के हार्मोन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह विटामिन विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने वाला कोलेजन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है।
प्राप्ति के साधन में देखेंगे, वैसे तो ये कहा जाता है जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, उसमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। और भी है, यह आंवला व अमरूद में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ताजे रसीले खट्टे फलों में, नींबू, नारंगी व संतरा में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अंकुरित अनाजों व दालों में भी उपस्थित रहता है। जंतुओं से दूध व मांस में इसकी अल्प मात्रा रहती है। कमी से होने वाले रोग में देखेंगे, वैसे तो इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वृद्धि का रुक जाना, संक्रमण जल्दी लगना इस रोग के मुख्य लक्षण हैं तथा बच्चों व प्रौढ़ों में इसके लक्षण अलग अलग दिखते हैं। बच्चों में स्कर्वी रोग, इसकी कमी से टांगों व जांघों में दर्द रहता है तथा जोड़ में दर्द रहता है तथा बच्चा कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अस्थियों में मज्जा वाले भाग का विकास नहीं हो पाता, सांस लेने में पसलियों में पीड़ा रहती है तथा शरीर नीला पड़ जाता है। वयस्कों में स्कर्वी देखते हैं, इसकी कमी से विटामिन सी की रहित आहार लेने के कारण कमजोरी, वजन में कमी, हाथ पैरों में दर्द आदि लक्षण प्रकट होते हैं तथा प्रौढ़ों में स्कर्वी की कमी से अस्थियों, जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों से खून बहना, दांत कमजोर होकर गिरने लगना, जरा सी चोट लग जाने पर काफ़ी मात्रा में खून बहना तथा व्यक्ति कमजोरी, थकावट व सांस लेने में परेशानी अनुभव करने लगता है और तनिक जोर से दबा देने पर त्वचा में नीले धब्बे पड़ जाते हैं। उपचार में देखेंगे, स्कर्वी की प्रारंभिक अवस्था में कुछ ही दिनों में 100 से 200 मिलीग्राम विटामिन सी संतरे के रूप में देने से उपचार हो जाता है तथा दीर्घकालिक स्कर्वी में समय लगता है। और दैनिक प्रस्तावित मात्रा क्या है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए 40 मिलीग्राम तक प्रतिदिन आवश्यक होता है। उपचार क्या है, अगर विटामिन सी की कमी है तो विटामिन सी वाली भरपूर वाली चीज़ों को खिलाएं तो विटामिन सी की कमी अपने आप दूर हो जाएगी। और प्रस्तावित मात्रा कितना है, 40 मिलीग्राम। जल में घुलनशील विटामिन हो गया। अब हम देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिनों में सर्वप्रथम विटामिन ए की खोज हुई थी। यह मुख्यतः वनस्पति की हरे रंग क्लोरोफिल से संबंधित है, पीले फल व सब्जियों में पाया जाता है तथा इसको कैराटिनोनाइड वर्णक विटामिन ए के लिए भी प्री विटामिन कहा जाता है। इस विटामिन को रेटिनॉल भी कहते हैं। इसे वनस्पति में पाए जाने वाले कैरोटीन से प्राप्त किया जाता है। इसे विटामिन ए का प्रीकर्सर भी कहते हैं। अतः विटामिन ए का सबसे मुख्य स्रोत जो होता है मछली के यकृत का तेल, जो मछली का तेल होता है इसका मुख्य साधन होता है। उसके बाद देखते हैं इसके गुण, इसकी क्वालिटी देखेंगे कैसे होती है। विटामिन ए पीले रंग का रवेदार पदार्थ है जो वनस्पति में कैरोटीन के रूप में उपस्थित रहता है। जब यह कैरोटीन युक्त फल, शाक, सब्जी खाए जाते हैं तो कैरोटीन यकृत में जा करके विटामिन ए में बदल जाता है। तो इस तरीके से आगे देखते हैं प्राप्ति के साधन। प्राप्ति के साधन में क्या है, वनस्पति में यह उन शाक सब्जियों में पाया जाता है जो पीले व लाल रंग के हो, जो भी पोषक तत्व पीले व लाल रंग के हो, जैसे टमाटर, गाजर, पपीता, शकरकंद, आम, आड़ू, मटर व हरी पत्तेदार सब्जियां आदि में पाया जाता है। और जंतुओं में भी मछली के तेल से, इसके अतिरिक्त अंडा, दूध व मक्खन आदि में भी पाया जाता है। अब हम देखेंगे विटामिन ए के कार्य क्या होते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, तो जो इसका सबसे पहला कार्य होगा वो हमारी आँखों की रक्षा करना। विटामिन ए आँखों की सामान्य दृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह नेत्रों में उपस्थित रोडोप्सिन नामक पदार्थ में प्रोटीन रहित भाग का निर्माण करता है। रोडोप्सिन उपस्थिति सामान्य दृष्टि हेतु अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन ए की अधिक समय तक कमी रहने से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति धीमे प्रकाश में कुछ भी देखने में असमर्थ होता है। अगला, विटामिन ए एपिथेलियम ऊतकों की कार्यक्षमता व क्रियाशीलता बनाए रखने में सहायक होता है। विटामिन ए बाह्य त्वचा की कोशिकाओं को चिकना व कोमल बनाए रखता है। इसके अभाव में बाह्य त्वचा सूखी व दरारें युक्त हो जाती हैं। बालकों की सामान्य वृद्धि व विकास में यह वृद्धि वर्धक कार्य की भांति कार्य करता है। विटामिन ए अस्थियों व दांतों के विकास में योगदान देता है। इसकी कमी से अस्थियां लंबाई में बढ़ना बंद कर देती हैं।
इसके बाद अस्थियों की वृद्धि रुक जाती है तथा विटामिन ए अपरिपक्व कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं में परिवर्तित कर देती है। अगला है विटामिन ए की कमी से नेत्रों की बाहरी परत कार्निया मुलायम पड़ जाती है। इस रोग को केराटोमलेशिया कहा जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि कुल मिला के इसकी कमी से जो रोग होने वाले हैं वो आँखों से संबंधित ही ज़्यादा होते हैं। अभी तक अपने इसके कार्य देखा, अब हम इसकी देखेंगे कमी से होने वाले रोग। सबसे पहला जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, जो कि हमें दिखना बंद हो जाता है। उसके बाद अगला है कंजक्टिवाइटिस। ये भी जो होता है कंजक्टाइटिस जो होता है ये भी आँखों से संबंधित ही रोग होता है। उसके बाद है जीरोप्थेल्मिया, ये भी आँखों से संबंधित होता है। इस रोग में आँख की कार्निया की झिल्ली सूख जाती है तथा आँख में धुंधलापन आ जाता है। उसके बाद अगला है केराटोमलेशिया। इसमें विटामिन ए की अधिक समय तक कमी रहने पर इसमें कार्निया पर एक जाल सा बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की दृष्टि नष्ट हो जाती है। उसके बाद अगला है वाइट डॉट स्पॉट। इसमें भी विटामिन ए की हीनता से आंख की भीतरी भाग की झिल्ली को एपिथेलियम परत पर भूरे या स्लेटी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे दिखाई देना बंद हो जाता है। उसके बाद अगला है फॉलिकुलर हाइपरकिरोटोसिस। विटामिन ए की अधिक समय तक कमी रहने पर श्वेत ग्रंथियां अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाती हैं तथा त्वचा शुष्क व खुरदुरी हो जाती हैं। त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जिसे टोड के समान हो जाती है, इसीलिए इसको टोड स्किन या फ्राइनोडर्मा भी कहा जाता है। अगला है एपिथीलियम ऊतकों का अभाव। इसमें भी एपिथीलियम ऊतकों पे प्रभाव पड़ने लगता है विटामिन ए की कमी से। वो आँखों में धीरे धीरे, उसके बाद उसके अलावा जीभ, नेत्र, श्वसन नल, मुख गुहा, प्रजनन व मूत्र संबंधी नलियों में भी इसकी कमी हो जाती है। उसके बाद अगला है शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है। शरीर का वृद्धि व विकास रुक जाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे विटामिन ए की अधिकता का प्रभाव। जब अधिक हो जाए तब क्या समस्या आती है। विटामिन ए की अधिक मात्रा लेने से प्रौढ़ व्यक्तियों व बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। बच्चों में सांस लेने में परेशानी, सिर दर्द, शुष्क व खुरदुरी त्वचा, जोड़ों में दर्द, अस्थियां कमजोर व विकृत हो जाती हैं तथा यकृत का आकार बढ़ जाता है। रक्त शिरा में विटामिन ए की अधिकता हो जाती है। तब हम देखते हैं विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा क्या होती है। विटामिन ए की आवश्यकता विभिन्न आयु व वर्ग अवस्थाओं में अलग अलग होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये उम्र लिखा गया है, विटामिन ए है तथा ये कैरोटीन, जो विटामिन ए कन्वर्ट हो जाता है कैरोटीन में, हमारे शरीर में जाके जो विटामिन ए होता है वो कैरोटीन में बदल जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 वर्ष के लिए, 1 से 3 वर्ष के लिए ये अलग अलग अवस्थाओं में कितनी आवश्यकता होती है ये दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में देखते हैं, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। सन 1918 में सर्वप्रथम मेलन बॉय ने पाया कि चूहों में रिकेट्स रोग की स्थिति कॉड लिवर ऑयल का उपयोग लाभकारी होता है। जो विटामिन डी की कमी होती है उसी कमी से क्या लक्षण होते हैं, रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं, जो कि हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। उसके बाद देखते हैं सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से शरीर में संश्लेषित हो सकने की क्षमता के कारण इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्राप्ति का स्रोत क्या होता है, विटामिन डी कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, और प्राप्ति के साधन क्या होते हैं, सूर्य की किरणें। इसके गुण के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यह सफ़ेद गंध रहित क्रिस्टलीय पदार्थ है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अम्ल, क्षार, ताप आदि से अप्रभावित होता है। यही कारण है कि भोजन पकाने की विभिन्न क्रियाओं के दौरान इसे कोई हानि नहीं होती। विटामिन डी के कार्य देखते हैं, हमारे शरीर में जाकर के कौन कौन से कार्य करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम व फास्फोरस के चयापचय में सहायक, रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस की उचित मात्रा, उसके बाद शरीर की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद अगला है दांतों के स्वास्थ्य के लिए सहायक होता है। उसके बाद विटामिन डी पैराथायरॉयड ग्रंथि की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। यह पेशी और तंत्रिका तंत्र का कार्यशील रखता है। चेचक और काली खांसी के बचाव में सहायक होता है। प्राप्ति के साधन में देखेंगे, वनस्पति के द्वारा भोज्य पदार्थों में यह उपस्थित नहीं होता है। जंतुओं में यह विटामिन मुख्य रूप से मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंडा, दूध,
घी, मक्खन में इसकी प्राप्ति होती है। विटामिन डी की कुछ मात्रा हमारे शरीर में धूप द्वारा भी पहुंचती है। जब प्रकाश की अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा की वसा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल पर पड़ती हैं तो वह विटामिन डी का निर्माण होता है। यही कारण है कि शिशुओं को उनकी माताएं सुबह मालिश करके धूप में थोड़ी देर लिटा देती हैं। उसके बाद देखते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस का अवशोषण नहीं हो पाता, अतः ये मल के साथ बाहर निकल जाती हैं। इस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स व प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स का लक्षण देखेंगे, इसमें क्या समस्या आती है। सिर की अस्थियां विकृत होकर चपटी व चौकोर हो जाती हैं, जिसको बॉक्स लाइक हेड कहा जाता है। माथे की हड्डियां अधिक उभरी हुई दिखाई देती हैं, जिसे फ्रंटल बॉक्सिंग कहा जाता है। वक्ष की अस्थि अधिक उभरी हुई दिखाई देती हैं, जिसे पिजन चेस्ट भी कहा जाता है। इस तरीके से रिकेट में इतने लक्षण दिखाई देते हैं। अगला क्या है, दंत क्षरण। इसमें क्या होता है, विटामिन डी की कमी से दंत क्षरण देखने को मिलता है। शिशुओं में दांत देर से निकलते हैं। गर्भवती व धात्री स्त्रियों में भी दंत क्षरण देखने को मिलता है। विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस की अच्छी मात्रा लेने पर भी इसमें सुधार आ जाता है। उसके बाद देखते हैं विटामिन डी की अधिकता से हानि क्या होती है। विटामिन डी की अधिकता भूख कम कर देती है, जी मिचलाने लगता है, प्यास बढ़ती है तथा व्यक्ति बहुमूत्र से ग्रस्त हो जाता है तथा बच्चों की मांसपेशियां क्षय होने लगती है। आगे देखते हैं विटामिन डी की अधिकता से गुर्दे, धमनियां व फेफड़ों में अवरोध पैदा कर, जिसका परिणाम मृत्यु भी होता है। रीनल फेलियर की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं दैनिक प्रस्तावित मात्रा। शैशवावस्था स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए प्रतिदिन 400 से 800 IU इंटरनेशनल यूनिट मात्रा प्रस्तावित की गई है। 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यक मात्रा होती है। गर्भवती स्त्री व धात्री में यह मात्रा बढ़ जाती है। धूप वाले देशों में इसकी मात्रा आधी मात्रा धूप तथा शरीर में निर्मित हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई मनुष्य व जंतुओं में प्रजनन संस्थान की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। सन 1922 में इवांस व बिशप ने चूहों पर अनेक प्रकार के प्रयोग किए और देखा कि कच्ची सब्जियों में तेल में उपस्थित व वसा में घुलनशील यह तत्व चूहों की संतानोत्पत्ति में सहायक है तथा संतानोत्पत्ति में यह सहायक इस तत्व को विटामिन ई का नाम दिया गया। प्रजनन संस्थान के कार्य को नियंत्रित करने वाला यह विटामिन बांझपन को दूर करता है। इसी विशेषता के कारण इसे बांझपन विरोधी के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन ई का ताप तथा अम्ल की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरीके से हमने देखा, इसीलिए इसको विटामिन ई को क्या कहा जाता है, बांझपन विरोधी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं प्राप्ति के साधन क्या होते हैं। विभिन्न अनाजों के भ्रूण जैसे नारियल, अलसी, सरसों, बिनौला इसकी प्राप्ति के मुख्य साधन होते हैं। वनस्पति तेलों व वसाओं में इसकी अच्छी मात्रा उपस्थित रहती है। इसके अतिरिक्त यह विटामिन यकृत, अंडा, अंकुरित अनाज, मांस, मक्खन में भी पाया जाता है तथा फल व सब्जियों में इसकी अल्प मात्रा रहती है। विटामिन ई के कार्य देखते हैं। यह विटामिन प्रजनन क्षमता को विकसित करता है तथा इसकी कमी से बांझपन हो जाता है। भ्रूण के विकास में यह विटामिन सहायक कार्य करता है। इसकी कमी से पुरुषों में शुक्राणु का बनना रुक जाता है तथा स्त्री के शरीर में भ्रूण गर्भ में ही मर जाते हैं। विटामिन ई का एक कार्य इसकी ऑक्सीजन प्रतिरोधात्मकता के कारण यह विटामिन ऑक्सीजन शीघ्रता से शोषित करके आंतों में विटामिन ए का ऑक्सीकरण कर लेता है। इस प्रकार विटामिन ए की बचत होती है तथा विटामिन ए असंतृप्त वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण होने से रोकता है। उसके बाद विटामिन ए लाल रक्त कणिकाओं के ऑक्सीकरण पदार्थों को टूटने फूटने से रोकता है और इसकी जीवन अवधि बढ़ा देता है। उसके बाद देखते हैं विटामिन ई की न्यूनता का प्रभाव। इसकी कमी से क्या प्रभाव होती हैं। इस विटामिन की कमी का प्रभाव मनुष्य व जंतुओं में अलग अलग देखा जाता है। प्रायः मनुष्यों में इस विटामिन की हीनता कम ही होती है। पुरुषों में इसकी कमी से नपुंसकता व स्त्रियों में बांझपन हो जाता है। पेशियों की शक्ति का ह्रास होता है। लाल रक्त कणिकाएं शीघ्रता से नष्ट हो जाती हैं।
अस्थि मज्जा इतनी शीघ्रता से नई लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण नहीं कर पाती है, अतः रक्तहीनता रोग भी हो जाता है। इसकी दैनिक मात्रा देखेंगे क्या होता है। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के लिए विटामिन ई की आवश्यक मात्रा 10 से 30 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा आहार में अधिक लेने से विटामिन ई की आवश्यकता बढ़ जाती है। उसके बाद देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर डेम ने 1933 में की थी। उन्होंने रक्तस्राव को रोककर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है ऐसा बताया था। इसी विशेषता के कारण इस विटामिन का नाम रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी रखा गया। इसके गुण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। विटामिन के एक पीले रंग का पदार्थ है। विटामिन के ताप के प्रति स्थिर है, परंतु क्षार व अम्ल की उपस्थिति में नष्ट हो जाता है। सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश व ऑक्सीकरण में भी यह नष्ट हो जाता है तथा वसा में घुलनशील होता है। कार्य के बारे में देखें। इसके विटामिन के कार्य। इस जीवन सत्व का महत्वपूर्ण कार्य रक्त को जमाने की क्रिया है। यह रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित होकर फाइब्रिन में बदल जाता है, जिसके कारण रक्तस्राव वाले स्थान पर महीन तंतुओं का जाल सा बन जाता है। यह बढ़ते हुए रक्त पर थक्का जमा देता है, जिससे रिश्ते हुए थक्के के रास्ते में रुकावट आ जाता है तथा रक्त बहना बंद हो जाता है। तो जब कभी हमको चोट लग जाती है तो जब रक्त का थक्का बहने लगता है या रक्त बहने लगता है तो इस तरीके से विटामिन की अपनी प्रक्रिया करके रक्त को थक्का में बदल देता है, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। उसके बाद प्राप्ति के साधन में देखते हैं, जैसे गोभी, सोयाबीन, हरे पत्ते वाली सब्जियां, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तंतुओं की आंत में उपस्थित इस बैक्टीरिया भी विटामिन के का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखते हैं विटामिन के की न्यूनता का प्रभाव। इसकी कमी से क्या प्रभाव होती हैं। विटामिन के अभाव में रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम रह जाती है, जिससे रक्त का थक्का जमने में समय लगता है। फलस्वरूप जब रक्तस्राव होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि रक्त थक्का बनकर मार्ग में अवरोध पैदा नहीं कर पाता है। इस तरीके से जब भी बाहरी आंतरिक चोट लगने पर रक्तस्राव होता है तो काफ़ी देर तक होता रहता है। यही स्थिति हेमरेज कहलाती है। गर्भावस्था में स्त्री के आहार में विटामिन के की न्यूनता से शिशु भी रक्तस्राव संबंधी रोगों से पीड़ित हो जाता है। विटामिनों की आवश्यकता नवजात शिशु में इस कारण भी होती है कि उसकी आंतों में विटामिन के उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया अभी वृद्धि नहीं कर पाए हैं। उसके बाद देखते हैं दैनिक प्रस्तावित मात्रा। विटामिन के की निश्चित मात्रा के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हुई है तथा संतुलित आहार लेने से शरीर में विटामिन के की प्रचुर मात्रा पहुंच जाती है। यदि माँ के दूध में विटामिन के की कमी होती है तो उन पर शिशुओं में जो माता के दूध पर निर्भर रहते हैं उनमें भी के की कमी हो जाती है। इस तरीके से प्रत्येक विटामिन को हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आप इस विटामिन के चार्ट को इस तरीके से देखना चाहें तो एक साथ देख सकते हैं। जैसे विटामिन का नाम, रासायनिक नाम, प्राप्ति के साधन, कार्य तथा न्यूनता से परिणाम। जैसे विटामिन B1 से थायमिन का रासायनिक नाम है, B2 राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक अम्ल। उसके बाद विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, प्राप्ति के साधन दिया गया है, कार्य दिया गया है। उसके बाद कमी से रोक दिया गया है। उसके बाद उसके आगे का ये दिया गया है बायोटिन, पेंटोथेनिक अम्ल, फोलिक अम्ल, विटामिन B12 तथा विटामिन C। इस तरीके से ये जल में घुलनशील विटामिन के बारे में इतना डिटेल में दिया गया है। उसके बाद अब हम एक साथ देखते हैं विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन में। जैसे विटामिन A हो गया, विटामिन D हो गया, विटामिन E हो गया, विटामिन K हो गया। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से विटामिन से संबंधित सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।